डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क के बारे में बताऊंगा। लेकिन इसको करने से पहले थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं मैं कि मैंने अभी तक आपको जो लास्ट 3 वीडियोस हुई हैं उसमें क्या क्या कराया है। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको डाइवर्सिफिकेशन के बारे में पढ़ाया था और उसके बाद मैंने अपनी सेकंड और थर्ड वीडियो में आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न की कैलकुलेशन कराई थी, जिसमें कि पास्ट डेटा को सामने रख के यानी एक्स पोस्ट डेटा के बेस पे हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न या मीन रिटर्न निकाला था। और उसके बाद जो मैंने थर्ड वीडियो की थी उसमें मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न की कैलकुलेशन की थी और वो जो एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने निकाला था वो हमने एक्स एंटी डेटा यानी फ्यूचर को देखते हुए किया था, यानी प्रोबेबिलिटी को सामने रखते हुए। आज की जो हमारी डिस्कशन है उसका जो बुनियादी खुलासा है वो ये है कि हमने लास्ट लेक्चर में स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था। तो मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो टोटल रिस्क को शो करता है और ये बताता है कि हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है या मीन रिटर्न है वो एक्चुअल रिटर्न से कितना डेविएट कर रहा है। और उसके साथ साथ हमने ये चीज भी देखी थी कि ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये बेसिकली हमें बताता है कि इसमें दो किस्म के रिस्क हैं, एक सिस्टमैटिक है और दूसरा अनसिस्टमैटिक है। लिहाजा आज की जो फोकस है वो ये कि ये रिस्क क्या होता है और ये सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या है। और इसके अंदर हमने ये भी देखना है कि ये जो रिस्क है इसमें जो सिस्टमैटिक रिस्क है हम उसको मेजर किस तरह कर सकते हैं। लेकिन मेरी आज की वीडियो वो डिवोटेड है टुवर्ड्स द एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क क्या होता है और कौन से एलिमेंट्स हैं या कौन से फैक्टर्स हैं जिसको हम समझ लें तो हमें पता चल जाए कि ये रिस्क है। तो रिस्क हम किसे कहते हैं? रिस्क हम सिंपल वर्ड में हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ लॉस। यानी ये रिस्क तो हर वक्त लाइफ में मौजूद होता है जब भी हम कोई स्टेप लेते हैं, लेकिन यहां इसका मतलब ये है कि हम जब भी कोई कारोबार शुरू करते हैं तो हमें उसमें रिस्क का अंदेशा होता है। और ये बात आप जानते हैं कि when there is a higher risk there is a probability of getting more return, यानी higher the risk higher the return। तो बेसिकली ये जो रिस्क है हम इसमें ये जानना चाहते हैं कि वो कौन से अवामिल हैं जो ये रिस्क बढ़ाते हैं। तो ये हमारे पास इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ रिस्क। एलिमेंट्स ऑफ रिस्क कहते हैं उसको। एलिमेंट्स ऑफ रिस्क में पहले नंबर पे जो है वो सिस्टमैटिक रिस्क है और दूसरे नंबर पे जो है वो अनसिस्टमैटिक रिस्क है। सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है पहले इसको समझ लें, फिर अनसिस्टमैटिक और उसके बाद फर्दर इस पे मजीद डिस्कशन करते हैं। सिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क है, दिस काइंड ऑफ रिस्क is unavoidable, non-controllable,
एंड नॉन डाइवर्सिफाइबल है। इस किस्म के जो रिस्क है इसको न तो हम अवॉइड कर सकते हैं, ना इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ना इसको हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर चंद एग्जांपल इसमें हम ले सकते हैं। जैसे हम कहते हैं पेस्ट, पी का मतलब है पॉलिटिकल, ई का मतलब है इकोनॉमिक, एस का मतलब है सोसाइटी या सोशल, और टी का मतलब है टेक्नोलॉजिकल। ये बात भी ध्यान में रखें कि जो सिस्टमैटिक रिस्क है इसको हम मार्केट रिस्क कहते हैं। तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस वो फोर्सेस हैं कि जिनकी वजह से ये रिस्क अकर होता है, और ये हमारे बस में नहीं है कि इनको हम कंट्रोल करें, या किसी एक कंपनी के बस में नहीं है। मिसाल के तौर पर पॉलिटिकल रिस्क है। तो पॉलिटिकल रिस्क ये है कि फर्ज करें कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चेंज हो जाता है। पहले फर्ज करें डेमोक्रेटिक सिस्टम था और एकदम मार्शल लॉ लग जाता है, हालात खराब हो जाते हैं, तो उसकी वजह से इंडस्ट्री जो है बड़ी हद तक अफेक्ट होती है। या मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ जाती है कि लेबर को, हर इंडस्ट्री अपने लेबर को फिक्स रेट पे सैलरी देगी। स्टार्टिंग सैलरी जो उसकी होगी मिसाल के तौर पर 20,000 रुपीज होगी, तो वो हर कंपनी देगी, चाहे वो जिस इंडस्ट्री से भी है। और आप जानते हैं कि इंडस्ट्री किसे कहते हैं? इंडस्ट्री से मुराद वो तमाम कंपनीज जो सेम काइंड ऑफ बिजनेस कर रही हैं। तो अगर गवर्नमेंट कहती है कि मिसाल के तौर पे 20,000 रुपीज हर लेबरर को देने हैं, तो इसका मतलब इधर ये हुआ कि उनकी जो पे होगी वो 20,000 होगी, तो वो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में भी होगी, वो टेक्सटाइल में भी होगी, वो ऑयल की इंडस्ट्री में भी होगी, वो गैस की भी। तो उसका मतलब कहने का ये है कि जो भी इदारा होगा, जो भी इंडस्ट्री होगी, वो उसको फॉलो करेगी। तो ये पॉलिटिकल है, इससे कंपनी बच नहीं सकती, इसको ना अवॉइड कर सकती है, ना इसको डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, ना कंट्रोल। डाइवर्सिफिकेशन का प्रिंसिपल इधर क्या कहता है? अगर मिसाल के तौर पर एक शख्स है या कोई एंटरप्रेन्योर है और उसके पास 3 कंपनियां हैं, उसने ऑयल में भी पैसा लगाया हुआ है, उसका टेक्सटाइल में भी पैसा है, उसका सीमेंट में भी पैसा है, 3 कारखाने हैं उसके, 3 कंपनी है। तो अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो पे होगी एम्प्लॉयज की वो 20,000 रुपीज होगी, इससे कम नहीं देंगे, तो फिर वो तमाम कंपनीज जो उसकी तीनों मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज की कंपनी है, उसमें जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको 20,000 रुपीज उसने देने होंगे। वो फिर लेबर लॉ का हिस्सा है, अगर कौमी असम्बली या नेशनल असम्बली उसकी लेजिस्लेशन कर देती है। तो मेरे कहने का मतलब इधर ये है कि पॉलिटिकल रिस्क ऐसा रिस्क है जो कि इंडस्ट्री को फेस करना पड़ता है। मुल्क में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज हो जाए तो डेफिनेटली उसका, क्योंकि वो जो लॉज बन जाते हैं, जो नेशनल असम्बली लॉज बनाती है, तो वहां से जो लॉज आएंगे, जो लेजिस्लेशन होगी, वो तमाम इंडस्ट्रीज को फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये क्या, कौन सा रिस्क है? रिस्क है सिस्टमैटिक रिस्क। इसी तरह इकोनॉमिक रिस्क है। तो जब हम इकोनॉमिक रिस्क की बात करते हैं तो इकोनॉमिक रिस्क से मुराद ऐसा रिस्क है जो कि मईशत से ताल्लुक है। मिसाल के तौर पर आजकल गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है, तो इंटरेस्ट रेट जो कम किया है तो इसका क्या असर पड़ेगा? इसका असर इंडस्ट्री पे अच्छा पड़ना चाहिए। तो वो क्या है? वो ये है कि मिसाल के तौर पे अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया है, तो एक एंटरप्रेन्योर बैंकों से कर्जा ले सकता है ज्यादा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसकी जो इंटरेस्ट कास्ट है वो कम हो चुकी है, लिहाजा वो कर्जा लेके अपने मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है। इसी तरह जो कहने की बात है वो यही है कि इससे पहले गवर्नमेंट मुख्तलिफ औकात में शुरू में इंटरेस्ट बढ़ाती रही है, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का लोन लेने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा है तो वो लोन नहीं ले सकते। अगर लेते भी हैं तो ज़्यादा इंटरेस्ट पे लेंगे तो उनको डेट सर्विसिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, ज़्यादा सूद देना पड़ेगा।
लिहाजा ये भी एक मसला है। अगर इसके अलावा इकोनॉमिक के अंदर ही मैंने आपको इंटरेस्ट की बात की है, प्लस इसके अलावा अगर आप देखें तो एक्सचेंज रेट है, तो एक्सचेंज रेट भी मतलब अफेक्ट करता है। जैसे मिसाल के तौर पर आज से 10-12 साल पहले $1 जो था वो 60 रुपए का था, और अब $1 जो है ऑलमोस्ट 160 रुपए का है। तो आप खुद अंदाजा करें। एक सिंपल एग्जांपल से आपको बताता हूं कि हम फर्ज करते हैं कि अमेरिका से $1000 की इंपोर्ट करते हैं, वहां से माल मंगवा रहे हैं $1000 का, और आज से 10 साल पहले $1000 का जो सामान हम मंगवाते थे अमेरिका से, तो पाकिस्तान में 60 रुपए का डॉलर था, तो 60,000 रुपए दे के हम $1000 पाकिस्तान में लेके बैंकों से बाहर भिजवा देते थे। आज कल क्या है, आजकल यानी तकरीबन 10-12 साल के बाद क्या सूरत हाल है, हम बाहर से अमेरिका से जो माल मंगवाते हैं उस पे हम $1000 जो उनको देते हैं, तो $1000 हम अपनी मार्केट से कितने का ले रहे हैं, तकरीबन 1,60,000 रुपए का ले रहे हैं। तो 1,60,000 रुपए का हम $1000 लेके बाहर भिजवाते हैं, तो ये कितना ज्यादा हम पे कर रहे हैं, 1 लाख रुपए। इसका मतलब इधर ये हुआ कि एक्सचेंज रेट एक रिस्क है तमाम इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि ये पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रीज हैं वो ज्यादातर अपना रॉ मटेरियल जो है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो जैसे एक्सचेंज रेट जब कमजोर हो जाता है तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट जो है वो इंडस्ट्रीज पे पड़ता है, क्योंकि उनकी कास्ट बढ़ जाती है। जब कास्ट बढ़ जाती है तो फिर क्या होता है, कास्ट बढ़ जाती है तो कंपनी को प्राइसेस बढ़ानी पड़ती हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ता है। उधर फिर अगर प्राइसेस बढ़ा दें तो कंज्यूमर खरीद नहीं सकता, ऑलरेडी परचेजिंग पावर उसका शटर्ड हो चुका है, इससे सेल डिक्लाइन हो जाती है। सेल डिक्लाइन हो जाती है, परचेजिंग पावर नहीं है, क्योंकि लोग खरीद नहीं सकते हैं, तो जो हालात हैं वो रिसेशन की तरफ जाते हैं, और अल्टीमेटली दैट कैन लीड टुवर्ड्स द डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि इंटरेस्ट रेट हो गया, इसके साथ एक्सचेंज रेट हो गया, ये क्या है, ये हमारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको कि कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती, ये सिस्टमैटिक रिस्क में आते हैं। तो मैंने आपसे बात की इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन महंगाई को कहते हैं। तो अगर महंगाई बढ़ जाएगी तो अल्टीमेटली कंपनीज को वही नुकसान मिलेगा, क्योंकि लोग खरीद नहीं पाएंगे, उधर से कास्ट भी बढ़ गई है, तो किधर से इदारे चलेंगे, क्या तरीक़ाकार होगा। तो यही अगर हम जरा गौर करें तो चाइना की तरक्की का राज लो कास्ट है, कि वो लो कास्ट पे चीज़ बनाते हैं तो लो प्राइस पे बेचते हैं और इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं। तो ये तरीका फिर हम उस तरह नहीं कर सकते जब हमारी कास्ट ज़्यादा हो जाए। तो ये एक शॉर्ट सी डिफिनीशन है जो अभी आपको दी है। इंशाल्लाह आने वाली जो वीडियोस है उसमें एक वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह एक्सचेंज रेट और फॉरेन एक्सचेंज जो एक्सपोजर है उसके बारे में डिटेल से लेक्चर दूंगा। लेकिन फिलहाल जो है ये इकोनॉमिक एक्सपोजर, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें या इकोनॉमी के लिहाज से, तो ये हमारे पास कौन सा रिस्क है, सिस्टमैटिक रिस्क है। सोशल अगर मिसाल के तौर पर अवाम की तरह अवाम कुछ एक्सपेक्टेशन रखती है कि जो कंपनियां उन मुल्क में काम कर रही हैं उनको जॉब्स दी जाएं, या मिसाल के तौर पर जो गुड्स प्रोड्यूस यहाँ पर सेल आउट हो रहे हैं तो उसमें कंज्यूमरिज्म का ख्याल रखा जाए कि उन प्रोडक्ट जो है वो लोगों की पॉइंट में भी हों, क्वालिटी में भी ठीक हो, कोई होर्डिंग ना हो, प्रॉफिटेरिंग ना हो। बहुत सी बातें इसमें जो कि गवर्नमेंट को फिर वही पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ सकती है, लॉज अफेक्ट करते हैं। तो ये भी सोसाइटी भी एक सिस्टमैटिक रिस्क का हिस्सा है। टेक्नोलॉजिकली अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजिकली भी मतलब नई टेक्नोलॉजी आज आ जाती है और कंपनी पुरानी टेक्नोलॉजी को लेकर चल रही है, तो फिर वो कैसे मुकाबला कर सकेगी। जिस तरह अमेरिका में एक कंपनी थी, रॉयल टाइपराइटर कंपनी थी, तो जब पीसी पर्सनल कंप्यूटर शुरू में इंट्रोड्यूस हुए थे तो उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया, तो अल्टीमेटली उन्हें मार्केट से भागना पड़ा, एग्जिट करना पड़ा। तो मेरे कहने का मकसद इधर ये है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर जो हैं ये सिस्टमैटिक रिस्क को बताते हैं। इस सिस्टमैटिक रिस्क को मैक्रो रिस्क भी कहते हैं या एक्सटर्नल रिस्क भी कहते हैं। एक्सटर्नल रिस्क से मुराद वो रिस्क है जो कि बैरूनी है, मिसाल के तौर पर जो कि कंपनी की पहुंच में नहीं है, जिसको कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती है, तो ये एक्सटर्नल रिस्क में आता है। तो यहाँ पर अच्छा, इसको जो आगे हम वीडियो में कैलकुलेशन करेंगे तो हम किस तरीके से सिस्टमैटिक रिस्क को मेजरमेंट करते हैं फाइनेंस के अंदर, तो उसके लिए हम बीटा इस्तेमाल करते हैं। बीटा की कैलकुलेशन करेंगे, मैं आपको फार्मूले बताऊंगा और उसकी हम एग्जांपल भी करेंगे कि आप बीटा किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो ये चीज़ भी हमने इसमें देखनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो अनसिस्टमेटिक रिस्क है, जो कि इसके अंदर लास्ट हमारी डिस्कशन है तो इस वीडियो की। तो ये अनसिस्टमेटिक रिस्क इसके अपोजिट है। अनसिस्टमेटिक रिस्क इसके अपोजिट है। अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? जो कि अवॉइडेबल है। ये अवॉइडेबल रिस्क है, ये अवॉइडेबल है, ये कंट्रोलेबल है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसे अवॉइड किया जा सकता है, बचा जा सकता है, और इसको डाइवर्सिफिकेशन के प्रिंसिपल में भी डाला जा सकता है। डाइवर्सिफाइबल है यानी डाइवर्सिफाइबल है, यानी ये डाइवर्सिफाई हो सकता है। इसका मिसाल ये है, जैसे मिसाल के तौर पर एक कंपनी का हम कह सकते हैं कि अगर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है तो कंपनी की अपनी भी इंटरनल रिस्क है, यानी ये माइक्रो रिस्क है। इसको हम माइक्रो भी कह सकते हैं या इंटरनल भी कह सकते हैं। सिस्टमैटिक एक्सटर्नल होता है, अनसिस्टमैटिक इंटरनल होता है। यानी ये कंपनी के अपने करतूत होते हैं, कंपनी के अपने अमाल होते हैं, या कंपनी की अपनी पॉलिसीज होती हैं जो कि जिसकी वजह से कंपनी अफेक्ट हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर कंपनी के पास बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, ट्रेंड नहीं है, तो उसका क्या असर होगा। इसके अलावा मिसाल के तौर पर कंपनी के पास इक्विपमेंट या मशीनरी वगैरह जो है वो आउटडेटेड है, अपडेटेड नहीं है, पुरानी है, ये भी वजह हो सकती है। इसके अलावा कंपनी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, लेआउट जो है वो ठीक नहीं है, मुख्तलिफ प्लांट एंड मशीनरी के अलावा बिल्डिंग वगैरह ठीक नहीं है, ठीक है जी। इसके अलावा जो है मिसाल के तौर पर कंपनी जो है वो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है वो तो एक्सटर्नल उसमें है, लेकिन कंपनी खुद जो इंटरनली उसको फॉलो नहीं कर रही, तो एक वो भी वजह हो सकती है जो कि कंपनी को करनी चाहिए, ठीक है जी। तो इंटरनल रिस्क जो है मिसाल के तौर पर ये भी है कि कंपनी मुसलसल लोन ले रही है और वो लोन जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता, और उसका क्या नुकसान होता है कि कंपनी का जो लोन की कास्ट है बढ़ जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है और अल्टीमेटली वो कंपनी लॉस में जाती है। तो यहाँ जो पॉइंट आपको बताना है उसको समझिए कि अगर ह्यूमन रिसोर्स ट्रेन नहीं है तो उसको ट्रेनिंग दें, इक्विपमेंट को अपडेट करें, लेजर टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी वगैरह लेकर आए, या जो टेक्नोलॉजी आजकल जदीद अवेलेबल है मार्केट में। इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिल्डिंग को बेहतर बनाएं, रेनोवेशन वगैरह करें। जिस तरह आजकल पाकिस्तान में आप देखते हैं कि बैंकारी निज़ाम बहुत ज़्यादा रेनोवेट हो चुका है, उसके अंदर रेनोवेशन का सिलसिला जारी है, तो उस वजह से टेक्नोलॉजी ला के उसको बेहतर बनाया जा रहा है, ज़्यादा अच्छा किया जा रहा है। तो ये डिस्कशन अभी की जो है आपको मैंने जो कराई है वो ये है कि सिस्टमेटिक रिस्क क्या है और अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या है। इसको एक और एग्जाम्पल से मैं आपको शो करता हूँ ताकि ये और भी आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए, ताकि आपको पता चल सके कि ये सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक में क्या फ़र्क है। यहाँ पर